Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Purna and today we are gonna cover the chapter Foreign Exchange Rate within 20 minutes. Yes, you heard it correct. We are gonna deal with this typical chapter in just 20 minutes. So without delaying any further, let's begin with the video. सबसे पहले हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब समझते हैं। तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि कोई भी फॉरेन की करेंसी, जैसे कि अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यूएस डॉलर्स या फिर यूरोज़, ये सब इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी होगी क्योंकि वो हम लोग के लिए फॉरेन की करेंसी है। मतलब जो डोमेस्टिक करेंसी के अलावा हर एक करेंसी जो होती है वो फॉरेन करेंसी होती है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब कि जिस रेट पे हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को किसी फॉरेन करेंसी के लिए एक्सचेंज कर सकें, वो हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। जैसे कि हम लोग अगर एक यूएस डॉलर ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को करेंटली मान लो कि 83 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो वो हो गया हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज रेट। उसके बाद ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है इसको दो तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, मतलब कि दो तरीके से निकाला जाता है। पहला है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और दूसरा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें कहीं पे भी कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है वो उस फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है कि उस फॉरेन करेंसी की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। और उसके बाद जो भी इक्विलिब्रियम प्राइस आता है, मतलब कि जहाँ पे भी डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, वो हम लोग का फॉरेन करेंसी का प्राइस हो जाता है या फिर वही फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया एक ओवरव्यू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का। तो जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। अब जो डिमांड होता है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट से इन्वर्सली रिलेटेड होता है और जो सप्लाई होता है वो पॉजिटिवली रिलेटेड। अब जैसे कि हम लोग ने 11th में गुड्स के केस में समझा था कि अगर गुड्स का प्राइस कम हो तो उनकी डिमांड ज़्यादा होती है और अगर उनका प्राइस ज़्यादा हो तो उनकी डिमांड कम होती है ना। तो वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज के भी केस में होता है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज़्यादा होती है और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट ज़्यादा हुआ तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हम लोग का डिमांड कर्व है फॉरेन एक्सचेंज का वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। और अगर सप्लाई की देखें तो ये भी हम लोग ने 11th में गुड्स के केस में पढ़ा था कि अगर गुड्स का प्राइस कम हो तो प्रोड्यूसर्स कम सप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन अगर गुड्स का प्राइस बढ़ा दें तो प्रोड्यूसर्स ज़्यादा सप्लाई करने को भी तैयार होते हैं। सो इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज के केस में भी होता है फिर से कि अगर प्राइस कम हो तो अगर एक्सचेंज रेट कम हो तो कम सप्लाई होती है फॉरेन एक्सचेंज की और अगर एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो तो ज़्यादा सप्लाई होती है। तो ये था डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट, और जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो एक्सचेंज रेट होता है उसी को फॉरेन एक्सचेंज रेट की तरह डिटरमाइन किया जाता है क्योंकि वहाँ पे सप्लाई इज़ इक्वल्स टू डिमांड होती है। अब हम लोग समझते हैं कि डिमांड या सप्लाई के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या इफ़ेक्ट आता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अलग से एक कॉलम बना के रखा है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब डिमांड इंक्रीज़ होती है तो उससे फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, मतलब कि एक एक्सचेंज मान लो कि पहले 1 यूएस डॉलर 80 रुपीज़ का आता था और अब जो है उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो अब उसका एक्सचेंज रेट हो जाएगा 1 यूएस डॉलर फॉर 90 रुपीज़। सो इसे हम लोग कहते हैं इंक्रीज़ इन डिमांड का केस, मतलब कि एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही और ज़्यादा डिमांड की जा रही है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो हमारा ये डिमांड कर्व है ये राइटवर्ड शिफ्ट करता है और जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो बढ़ता है। मतलब कि जैसे मैंने बताया पहले 1 यूएस डॉलर 80 रुपीज़ का था, अब 1 यूएस डॉलर 90 रुपीज़ का हो गया। तो ये इससे जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ा और इस सिनेरियो को हम लोग कहते हैं करेंसी डिप्रिसिएशन। मतलब कि देखो पहले हम लोग 80 रुपीज़ में एक यूएस डॉलर ख़रीद ले रहे थे, लेकिन अब हमें 90 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं एक यूएस डॉलर को ख़रीदने के लिए। तो इसलिए जो हमारी इंडियन करेंसी है रुपी, उसका डिप्रिसिएशन हुआ है। तो इस सिनेरियो को हम लोग कहते हैं करेंसी डिप्रिसिएशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज़ इन डिमांड। तो जब डिमांड डिक्रीज़ होती है पर्टेनिंग टू एग्जिस्टिंग प्राइस या फिर कहें तो एग्जिस्टिंग रेट ऑफ एक्सचेंज, तो उस केस में जो हमारा डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग का एक्सचेंज रेट है वो भी गिर जाता है। मतलब कि अगर पहले 1 यूएस डॉलर 80 रुपीज़ के लिए हमको मिल रहा था तो अब 1 यूएस डॉलर 70 रुपीज़ के लिए मिलने लगा।
और इस सिनेरियो को हम लोग कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन, क्योंकि पहले हम लोग को 80 रुपीज़ देना पड़ रहा था $1 को ख़रीदने के लिए, लेकिन अब हम लोग को 70 देना पड़ रहा है। मतलब कि जो हमारी इंडियन करेंसी है रुपी, उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है एज़ कम्पेयर टू $। सो ये हो गया हम लोग का करेंसी एप्रिसिएशन का सिनेरियो। उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज़ इन सप्लाई। मतलब कि जो एक्सचेंज रेट चल रहा था उसी से रिलेटेड जो सप्लाई थी वो इंक्रीज़ हो रही है, तो उस केस में फिर से सप्लाई कर्व जो होता है वो राइटवर्ड शिफ्ट करता है और जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो गिर जाता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। सो फिर से ये करेंसी अप्रिसिएशन का सिनेरियो बन जाता है। और वहीं अगर दूसरा केस देखें इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज़ इन सप्लाई, तो यहाँ पे जो हमारा सप्लाई कर्व है वो पीछे शिफ्ट कर रहा है और जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो बढ़ रहा है। सो इस सिनेरियो को हम लोग कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक है। सो एक बार अगर सम अप करें तो इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज़ इन डिमांड, अगर डिमांड इंक्रीज़ होती है तो करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है। अगर डिमांड डिक्रीज़ होती है तो करेंसी का अप्रिसिएशन होता है। अगर सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो फिर से करेंसी का अप्रिसिएशन होता है, और अगर सप्लाई डिक्रीज़ होती है तो फिर करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है। मतलब अगर जब भी एक्सचेंज रेट बढ़े तो वो होता है करेंसी डेप्रिसिएशन का सिनेरियो, और जब भी एक्सचेंज रेट कम हो तो वो होता है करेंसी अप्रिसिएशन का सिनेरियो। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप के एक्सचेंज रेट को, दैट इज़ आर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मतलब कि जैसा कि नाम बता रहे हैं कि इसे मार्केट फोर्सेस नहीं डिटरमाइन करती, इसे गवर्नमेंट खुद सेट करती है और मेंटेन करती है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी मार्केट फोर्सेस एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करती है, मतलब कि जैसे ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, तो गवर्नमेंट उससे ऊपर या उससे नीचे एक्सचेंज रेट को सेट करती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस इन द कंट्री। और गवर्नमेंट जो भी करना चाहती है, जैसे अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है या इंपोर्ट बढ़ाना चाहती है, उसकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती है। ठीक है। सो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को दो तरीके से सेट किया जाता है। पहला, तो एक्सचेंज रेट इज सेट हायर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, मतलब कि जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है उससे ऊपर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को अगर सेट किया गया तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखो, ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है आर, और उससे पर्टेनिंग क्वांटिटी है क्यू, और उसके बाद एक्सचेंज रेट को उससे बढ़ा के सेट किया गया। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि जो सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा है, मतलब कि इकोनॉमी में एक्सेस सप्लाई है। तो इस एक्सेस सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज को परचेज़ करता है। मतलब मार्केट में जो भी एक्सेस फॉरेन एक्सचेंज है उसे आरबीआई परचेज़ कर लेता है और अपने फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन करता है, जो कि हम लोग बीओपी में पढ़े हैं, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बेसिकली आरबीआई का एक फॉरेन एक्सचेंज का अकाउंट है, जिसमें वो फॉरेन एक्सचेंज के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है और उसकी परचेज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड या कोई भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो होता है वो आरबीआई के थ्रू ही होता है, और आरबीआई उसे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है उसको गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली हायर सेट किया, और इस कारण जो मार्केट में सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा हो गई, मतलब कि मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो गई। तो इस एक्सेस सप्लाई को एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को परचेज कर लेगा, ताकि इस एक्सेस सप्लाई से दोबारा एक्सचेंज रेट नीचे ना गिर जाए। ठीक है। सो ये हुआ हम लोग का एक्सचेंज रेट का सिनेरियो, जब उसको हम लोग इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से ऊपर सेट करते हैं। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब हम लोग एक्सचेंज रेट को बढ़ा के सेट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं डीवैल्यूएशन। मतलब कि हम लोग ने जैसे पहले पढ़ा फ्लेक्सिबल के टाइम पे कि उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, जब भी एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ होता है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट डिलिबरेटली एक्सचेंज रेट को इंक्रीज़ करती है तब उसे हम लोग डीवैल्यूएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस के कारण होता है, लेकिन जो डीवैल्यूएशन होता है वो गवर्नमेंट खुद करती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट सिनेरियो आता है जब एक्सचेंज रेट को हम लोग इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से नीचे सेट करते हैं या उससे कम सेट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो है वो
गिर रहा है। तो ये सिनेरियो हो गया हम लोग का करेंसी रीवैल्यूएशन का। अब ये भी वही बात आ गई कि एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन में सब कुछ सेम है, बस एक डिफरेंस है कि एप्रिसिएशन को मार्केट फोर्सेस सेट करती हैं और रीवैल्यूएशन गवर्नमेंट खुद सेट करती है। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट अगर यहाँ पे कम हो रहा है तो ये रीवैल्यूएशन का सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पे ये गवर्नमेंट ने किया है। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा है, मतलब कि इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की। तो इस एक्सेस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए आरबीआई अपने फॉरेक्स में से कुछ फॉरेन रिजर्व्स को सेल कर देती है या थोड़ी फॉरेन करेंसी को मार्केट में छोड़ देती है या लूज़ कर देती है, जिससे कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट दोबारा से ना बढ़े, दोबारा से इंक्रीज़ ना हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के दो सिनारियोस। ओके, तो अब हम लोग डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। मतलब कि सबसे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में आया था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, उसके बाद आया ब्रिटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, और उसके बाद जो अभी भी चलता है वो है मैनेज्ड फ्लोटिंग। सो एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, इसे हम लोग मिंट पर वैल्यू सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था कि जितने भी कंट्रीज़ हैं सबकी करेंसी को एक गोल्ड की वैल्यू के टर्म्स में डिफाइन कर दिया गया, और उसी गोल्ड के वैल्यू के बेसिस पर उन मतलब अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसी को आपस में लिंक कर दिया गया। मतलब कि मान लो अगर 1 यूरो में 4 ग्राम्स गोल्ड आ रहा है और $1 में 2 ग्राम्स गोल्ड आ रहा है, तो मतलब कि डॉलर और यूरो का रेशियो हो गया 2:4, मतलब कि $1 वुड बी इक्वल्स टू 2 यूरोज़। तो इस तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट में करेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता था या फिर निकाला जाता था। उसके बाद आया हम लोग का ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इसमें क्या किया गया कि वर्ल्ड की जितनी भी करेंसीज थी उनको यूएस डॉलर से लिंक कर दिया गया, मतलब कि यूएस डॉलर के टर्म्स में उनकी वैल्यू निकाल दी गई, और उसके बाद यूएस डॉलर को एक गोल्ड की वैल्यू दे दी गई। मतलब कि यूएस डॉलर को गोल्ड की वैल्यू दी गई और वर्ल्ड की बाकी सारी करेंसीज़ को यूएस डॉलर से लिंक किया गया। तो इसमें अल्टीमेटली तो अगर हम लोग देखें तो बाकी करेंसीज़ को भी गोल्ड से ही लिंक किया जा रहा है, तो इसलिए इसमें उतना कुछ खास चेंज नहीं हुआ। बस इतना ही चेंज था मेन कि जो यूएस डॉलर थी उसको गोल्ड की वैल्यू दी गई और बाकी करेंसीज़ को यूएस डॉलर से लिंक कर दिया गया। उसके बाद आता है हम लोग का मैनेज फ्लोटिंग। इसमें क्या होता है कि किसी भी इकोनॉमी में या फिर अगर इंडिया की ही बात करें तो यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो डिमांड सप्लाई के फोर्सेस को फ्रीली ऑपरेट करने दिया जाता है। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई के कारण ही एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट करके रखी है कि इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं जाना चाहिए एक्सचेंज रेट। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि एक्सचेंज रेट उससे ज़्यादा, उस लिमिट से ज़्यादा या कम होता है, तो उस केस में आरबीआई इंटरफेयर करता है और उस एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करता है। मतलब कि अगर लिमिट से ज़्यादा जा रहा है तो आरबीआई इंटरफेयर करेगा और एक्सचेंज रेट को कम करेगा। लिमिट से ज़्यादा कम हो रहा है तो फिर आरबीआई इंटरफेयर करके उस एक्सचेंज रेट को बढ़ाएगा। सो ये हो गया हम लोग का मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ओके, तो अब आता है हम लोग का इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, वो है कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों की जाती है और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों क्यों की जाती है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। मतलब कि अगर हमने किसी कंट्री से लोन लिया है तो अगर हमें उस लोन को रीपे करना है तो हमें उस कंट्री की करेंसी चाहिए पड़ेगी या फिर फॉरेन एक्सचेंज चाहिए पड़ेगा, तभी हम उस लोन को रीपे कर पाएंगे। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि मान लो मैं यूएस में जाके अपनी एक शॉप खोलना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे लैंड खरीदना पड़ेगा और उस लैंड को खरीदने के लिए मुझे चाहिए पड़ेंगे यूएस डॉलर्स। सो इसलिए अगेन जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है उसकी डिमांड बढ़ रही है। उसके बाद आता है इम्पोर्ट्स। अगर मैं यूएस से कोई गुड्स इम्पोर्ट करती हूँ तो उसका पेमेंट करने के लिए मुझे अगेन फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड। अब बहुत सारे लोग बाहर की कंट्रीज़ में घूमने जाते हैं या पढ़ाई के लिए जाते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं,
तो जब उन लोग वहाँ जाते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खर्चे तो करते ही होंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें तो खरीदते ही होंगे। तो वो चीज़ें हम लोग की आ जाती हैं डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड, और उन खर्चों के लिए भी उनको फॉरेन एक्सचेंज की ही ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे जाके उन लोग रुपीज़ दे के सामान नहीं खरीद सकते या फिर कोई भी सर्विस नहीं ले सकते। उसके बाद आता है ग्रांट्स एंड डोनेशंस। मतलब ऐसा कई बार होता है कि जब कंट्रीज़ का बुरा वक्त चल रहा होता है, इकॉनमी डिक्लाइन कर रही होती है, तो कई बार जो बाकी कंट्रीज़ होते हैं वो उस कंट्री को हेल्प करने के लिए ग्रांट्स देते हैं, डोनेशंस देते हैं, जिसके बदले में उस कंट्री को कुछ पे नहीं करना पड़ता, बट मिलता है उसको। तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो मान लो अगर श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है और इंडिया श्रीलंका की हेल्प करना चाहता है, तो वो श्रीलंका को ग्रांट देगा या डोनेशन देगा। तो उस ग्रांट या डोनेशन को देने के लिए भी इंडिया को श्रीलंका की करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ इनकम्स। मतलब कि अगर मान लो कोई भी बाहर का इंसान हमारी कंट्री में आके सर्विस दे रहे हैं, तो उसके बाद उसको उस सर्विस के लिए जो भी हम लोग पेमेंट करेंगे वो उसकी करेंसी में करेंगे। तो इधर पे फिर से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाती है। उसके बाद लास्ट आता है स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। अब ऐसा बहुत लोग करते हैं कि जब किसी करेंसी का प्राइस कम चल रहा होता है उस टाइम पे उस करेंसी को ख़रीद लेते हैं, और उसके बाद जब उनको लगता है कि मार्केट में अब इससे ज़्यादा प्राइस नहीं होगा उस करेंसी का, तो तब उस करेंसी को उन लोग सेल कर देते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग डॉलर्स ख़रीद के रखते हैं और उसके बाद जब उन लोग को लगता है तब उन लोग सेल कर देते हैं। मतलब कि जब भी उनको लगता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है तब उन लोग सेल कर देते हैं। बिल्कुल जैसे हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग में फॉरेन एक्सचेंज के साथ किया जाता है। तो ये हो गए हम लोग के डिमांड के कंपोनेंट्स। उसके बाद जो सप्लाई के कंपोनेंट्स है वो डिमांड के जस्ट ऑपोजिट है। जैसे हम लोग ने डिमांड में पढ़ा था रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, तो सप्लाई में आ जाएगा इंटरनेशनल लोन्स। मतलब कि जब हम किसी कंट्री से लोन लेते हैं तो हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आता है, जिससे कि जो हमारी कंट्री में सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की वो बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि अगर यूएस का कोई सेलर आके इंडिया में शॉप खोलना चाहता है तो उसको इंडिया में लैंड खरीदना पड़ेगा, तो इससे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इंडिया में आएगा। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट्स। मतलब कि हमने अपने गुड्स किसी बाहर की कंट्री को बेचा, तो उसके बदले में हमें जो पेमेंट मिलेगा उससे जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद आता है डायरेक्ट परचेजेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि अगर कोई फॉरेनर आके इंडिया में कोई सामान खरीदता है तो उसके लिए जो वो पेमेंट करेगा वो फॉरेन एक्सचेंज में करेगा, और इससे हमारी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगी। उसके बाद आता है ग्रांट्स और डोनेशंस। मतलब कि मान लो अगर कभी हमारी इकॉनमी में ख़राब समय चले और उस टाइम पे हमें बाहर की किसी कंट्री से मदद मिले, उन लोग हमें ग्रांट्स दें, डोनेशंस दें, तो उससे भी जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है उसकी सप्लाई बढ़ेगी, तो वो आ जाएगा हम लोग का ग्रांट्स और डोनेशंस के अंदर। उसके बाद आता है इनकम रिसिप्ट्स। तो कई इंडियंस बाहर फॉरेन की कंपनीज़ को अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं, उसके बदले में उनको कोई भी जैसे इनकम रिसीव होती है वो इनकम रिसिप्ट्स के अंदर आती है। उसके बाद लास्ट आता है रेमिटेंसेस बाय नॉन रेसिडेंट्स। मतलब ऐसे बहुत सारे इंडियन फैमिलीज़ हैं जिनके यहाँ से कोई मेंबर फॉरेन में रहता है, ठीक है, फॉरेन में ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फॉरेन से ही इनकम लेता है। तो जब भी उसको सैलरी मिलती है वो उस सैलरी का एक पोर्शन अपनी फैमिली को इंडिया में भेजता है, तो वो जो सैलरी का पोर्शन होता है वही होता है हम लोग का रेमिटेंस। तो कोई भी नॉन रेसिडेंट जब रेमिटेंस भेजता है इंडिया में तो वो भी हमारी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई को इंक्रीज़ करता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म। चैप्टर थोड़ा ट्रिकी था और मैंने इसको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है, बट स्टिल आपको कोई डाउट्स हैं, आपके पास कोई सजेशंस हैं, आप कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ इम्प्रूव करूँ अपने वीडियोस में, सो फील फ्री टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। मैं कमेंट्स पढ़ूँगी, हर एक रिकमेंडेशन को ध्यान से देखूँगी और उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करूँगी, ठीक है। सो टिल देन keep studying, keep working hard, and I hope you will succeed. Also subscribe to the channel, follow me on Instagram, and you can download the notes of this chapter from Telegram. And till then, a very goodbye.